Hello, my dear students. I'm Dr. Sunil Kumar Sharma. Again, welcome you in my channel CSP Education News निर्माण तक। बच्चों, लिमिट्स कंटिन्यूटी हम पढ़ चुके हैं और डिफरेंशिएबिलिटी जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑल आर पार्ट ऑफ कैलकुलस। हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं और जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी है जो कि क्लास 12th का पार्ट है। ठीक है, सो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट दिस वन। बिफोर दिस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको अगर कंटिन्यूटी के वीडियोस चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें जाएं और वहां पर उस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस? सबसे पहले कैलकुलस की हम बात करें तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि कैलकुलस क्या है। कैलकुलस जो है वो लिमिट्स, आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में स्टडी करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस। रेट ऑफ चेंज एक नाम आता है जो कि किससे रिलेटेड है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेट ऑफ चेंज जो होता है वो डेली एप्लीकेशन में यूज होता है। अब कैसे, अब अगर हम समझें तो मैंने कहा कि आपको एक झील है, उस झील के अंदर आपको एक पत्थर फेंकना है। पत्थर फेंकने के बाद, स्टोन को फेंकने के बाद उसमें क्या होगा, सर्कुलर वेव्स बनेंगी। सर्कुलर वेव का मतलब है कि उसमें पहले थोड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर ऐसे करते करते एक वृत्त बन जाएगा, सर्कल बड़ा होता चला जाएगा। सबने देखा होगा। ऐसे ही उसमें रेडियस बढ़ रही है, लगातार चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, रेडियस बदल रही है, त्रिज्या बदल रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक बलून को जब हम फुलाते हैं तो उसको फुलाने के बाद क्या होगा कि उसकी रेडियस बदलेगी। अगर वो बड़ा होगा तो रेडियस बढ़ेगी, अगर वो कम, हवा कम होगी तो रेडियस छोटी हो जाएगी। तो ये रेट ऑफ चेंज है। इन सब का कैलकुलेशन हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की हेल्प से करते हैं और ये सब कैलकुलस को शो करता है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे जो कि डिफरेंशिएबल का पार्ट था। हालांकि वहां पर आपने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने डिफरेंशियल निकालना सीखा था। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट लाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टेंजेंट लाइन से फिर हम एक ग्राफ का स्लोप निकालेंगे अप्रोक्सीमेट से, फिर हम लिमिट की डेफिनेशन की हेल्प से उसको समझेंगे और लास्ट में हम पहुंचेंगे डेरिवेटिव्स पे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो डेरिवेटिव पर बेस्ड है और जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ लर्न करनी है। तो हम यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम लिमिट्स की फॉर्म में कैसे निकालते हैं। हालांकि आपको लग सकता है कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब तक आपको फंडामेंटल नहीं पता होगा तब तक आप इसे नहीं कर सकते। तो प्लीज सी केयरफुली ऑल कंडीशंस इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड बेटर। आई एम टेकिंग फर्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये जो पिंक जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड, इसको हम सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, और ये सपोज करो एक पॉइंट है P, उसको सपोज कर लेते हैं Q। यहाँ पर इन ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर इस जगह पर, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जो है एक्स एक्सिस पर है तो x1 x2 हो सकता है, इनके बीच का डिफरेंस सपोज h मान लेते हैं। तो h जब ये पॉइंट यहां से यहां जाता है P से Q, ये P से जब हम Q पर जाएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि x जो कन्वर्ट होगा x प्लस h में और fx कन्वर्ट होगा x प्लस h में, यानी h इसमें ऐड होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। बाद वाले फंक्शन में से इस फंक्शन को माइनस करते हैं और इन दोनों को माइनस करने का इनका डिफरेंस h होगा। तो ये सेकेंड है। अब सेकंड ग्राफ में अगर आप देखें तो ये इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने कम किया है, तो इस समय h भी कम होगा और इनका बीच का डिफरेंस भी कम हो रहा है। नेक्स्ट ग्राफ में अगर आप देखें तो मैंने इनका डिफरेंस और कम कर दिया है, इसमें h और भी स्मॉल हो गया है, यानी कि धीरे धीरे सेकेंड लाइन छोटी होती जा रही है। नेक्स्ट ग्राफ के अंदर देखें, इनके बीच में ये जो डिफरेंस था h वो बिल्कुल एनिबलेट हो गया, मतलब h की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स कहाँ चली गई है, 0 की तरफ चली गई है। ठीक है, और इस समय ये जो लाइन थी वो क्या बन गई, वो बन गई टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन की फॉर्म में इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ग्राफ को लगातार मैंने इनके बीच का डिस्टेंस कम करता गया, ऐसे करके चारों ग्राफ से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी
इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनको हम लगातार कम करते हुए जाएंगे तो एक टेंजेंट लाइन का फॉर्म लेंगे। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें दो बात क्लियर होती है कि एच जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और जो सेकेंड लाइन है वो टेंजेंट लाइन की तरफ मूव कर रही है। यानी कि ये जो पॉइंट है इसे हम पी बोलते हैं, इस पी के ऊपर क्या बन गया, ये टेंजेंट फॉर्म में बन गया है और इसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का ये एक फॉर्मूला इससे एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस यहाँ पर समझ में आती है आपको। नेक्स्ट, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, आपको क्या समझ में आता है। यहाँ देखें आप, ये एच देखें, एच लगातार यहाँ पर ये जो रेड लाइन जा रही है, इस रेड लाइन को आप देखें, रेड लाइन लगातार बीच में कम होते होते एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखें इसको, इस पॉइंट के ऊपर जाके टेंजेंट फॉर्म में बन जाता है, बन रहा है। और जो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो एच डिस्टेंस है वो लगातार कम हो रही है। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे जैसे टेंजेंट बनेगा तो एच 0 की तरफ जाएगा, जिसे कहते हैं dy by dx। यू कैन सी दिस ग्राफ, सेम वही चीज है जो मैंने बताई। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, यू नीचे, यू इस तरह से एक टेंजेंट बन रहा है। इसी तरह से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं, ऐसे इस तरह से। जैसे भी ये ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर भी करेंगे तो इसमें दो साइड होती है। जैसे लिमिट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर निकलता है, इसमें भी लेफ्ट और राइट को लेकर हम लेफ्ट और राइट पार्ट को लेकर हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, इस ग्राफ स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, ये फॉर्मूला जाना पहचाना है, fx प्लस एच माइनस एच क्या है, डिफरेंस है। मैंने ये नीचे एक ग्राफ बना रखा है, जरा इसको देख लेते हैं। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस था, आपने ये पढ़ चुके हैं कि p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय h। कुछ नहीं करा, सेकंड फंक्शन में से सेकंड को माइनस किया, फर्स्ट में से फर्स्ट। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ओनली h बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओनली h बचेगा, है ना। यू विल सी ओनली h। ठीक है, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो h रह जाएगी। ठीक है, जब आप दोनों को नेगेटिव करेंगे, और यहाँ पर ये एक स्लोप का फॉर्मूला बन गया। स्लोप के फॉर्मूले को हम यू लिख सकते हैं या n सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है, जो कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी होता है। हमने 11th क्लास में इसको किया हुआ है। क्लियर? तो वही चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखें। स्लोप ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और -2 और 4 पे आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, ये बेसिकली 11th क्लास का पार्ट है। 11th में आपने जिससे किया था, आप एक बार फॉर्मूले को दोबारा देख लें कि यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है इस जगह पर। ठीक है, और x की वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर चेंजेस देखेंगे। x की जगह वहां पर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ x की जगह यहाँ पर -2 यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की जगह -2 यूज किया है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा -2 प्लस h -2। यहाँ पर -2 क्या है, -2 यहाँ x की वैल्यू है, -2 प्लस h -2 और h। आप जरा यहाँ पर वापस से देख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह मैंने -2 यूज किया है। उसके बाद आप इसको इस फंक्शन में जब आप रखेंगे fx में, तो -2 प्लस h का होल स्क्वायर। जब यहाँ अगर -2 रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा। दोनों में से -h कॉमन लेंगे या h कॉमन लेंगे, h से h को कैंसिल करना कंपलसरी है क्योंकि नीचे h नहीं बचना चाहिए, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, h की जगह जब हम 0 पुट करते हैं तो ये -4 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल समझे। अगर मैं एक्स स्क्वायर के डिफरेंशियल की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होता है, 2x होता है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा। अब x की जगह अगर मैं -2 रख दूं, ये -2 रखूं, जैसे आप यहाँ -2 रखते हैं तो ये बन जाता है -4। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशियल करके ही पता लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ पर मैंने -4 ही निकाला हुआ है। तो ये जो कंडीशंस हैं, कुछ कुछ ऐसा पार्ट आपने 11th में किया हुआ, और यही था, सिर्फ टेक्निक तरीका अलग था, यहाँ पर मैंने इसको अलग तरीके समझा है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी ग्राफ का स्लोप
निकाल सकते हैं। दिस इज अ ग्राफ, यू कैन अंडरस्टैंड द ग्राफ विद हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ ग्राफ। आप इसको समझने की कोशिश करें। और ये देखो यहाँ पर फंक्शन दिया है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। और यहाँ -2 पर ये इसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेकिन उसी डेफिनेशन को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में, मतलब अगर मैं डिफरेंशियल की बात करूं उस फॉर्म में अगर हम समझें, तो ये वही फॉर्मूला है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैश। जैसे ही डैश लगता है तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है, जो कि आपने 11th क्लास में पहले से ही पढ़ रखा है। यू स्टडीड ऑलरेडी इन 11th class. So with help of this formula we can find derivatives of sin, cos, tan and other functions with help of first principle of derivatives. तो यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल भी बोलते हैं, इसे डिराइव्ड फंक्शन भी बोलते हैं। और ये जब भी पॉसिबल है जब किसी कर्व को इस स्लोप की फॉर्म में, यानी कि टेंजेंट की फॉर्म में दिखाई दे। और ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से टेंजेंट बन सकता है, लेकिन टेंजेंट यूनिक होगा। तो ये देखो, ये डैश का मतलब है कि एक टेंजेंट बन रहा है, जो कि 11 का पार्ट है। लेकिन अगर हम 12th की बात करें तो 12th में आप यहाँ पर इस चीज को समझें। इस जगह पर आप देखें तो x इक्वल टू ए पर, यहाँ पर x इक्वल टू ए आएगा, 0 नहीं आएगा, वो गलती से मैंने लिख दिया है, काटें इसको। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर आपको डिफरेंशियल पता लगाना है, तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट आर एफ डैश है, ये एल एफ डैश ए, ठीक है ना। यहाँ पर a में +0 किया हुआ है, एक्चुअल में यहाँ h की वैल्यू 0 रखी गई है। a प्लस का मतलब है राइट हैंड और a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड। इस राइट हैंड साइड फॉर्मूले को मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज राइट हैंड लिमिट। बस यहाँ पर x की जगह a लिखा हुआ है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ प्लस की जगह अगर यहाँ +h और -h कर दिया जाए यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो जो राइट लेफ्ट ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है वो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये x इक्वल टू ए दिया हुआ है आपके पास में। जैसे हम कम की तरफ जाते हैं तो कुछ वैल्यू कम होती है, -h, तो ये बनेगा a -h, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके a-h बनेगा, a-h, तो यहाँ पर a-h किया, दोनों में माइनस माइनस किया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट में। और अगर हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड के अंदर यहाँ पर a+h किया हुआ है, तो यहाँ पर a+ है, बाकी दोनों वैल्यू सेम रहेगी। तो दिस शोज राइट हैंड लिमिट एंड दिस शोज लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो आपको ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, जिससे कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। क्लियर? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू x² cos 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। मतलब ये एक फंक्शन है जिसे हमें प्रूफ करना है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी पता लगानी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन जैसे मैंने पीछे बताया खींचनी है, क्योंकि आप 0 पे निकाल रहे हैं तो a की जगह 0 है। पिछला अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके a पर काम हुआ है, तो a की जगह आपको 0 यूज करना है यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इस जगह पर आप देखेंगे a की जगह मैंने 0 लगाया, 0 अगर ग्रेटर देन है, लेस देन है तो -h, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट। तो 0 में -h होगा और 0 में +h होगा। यहाँ पर पहले हम 0 पे पॉइंट निकालेंगे, fx की वैल्यू 0 है, किस पर, 0 पर, तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, पहले तो यहाँ निकाल लेंगे। अब इसका मतलब है कि ये 0 पे नहीं है, या तो ये लेफ्ट है या राइट है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फॉर्मूला लगेगा और राइट हैंड में भी यही फंक्शन यूज होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 -h, 0 -h का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, 0 -h, 0 -h। आप क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में 0 -h, या 0 -h का होल स्क्वायर, या 0 -h, ये देखिए यहाँ प्लस का h² हो जाएगा, यहाँ कोस, यहाँ हो जाएगा 1/h। इसी तरह से आप यहाँ पर आप लगाएंगे 0 +h, यानी कि हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए दोनों यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 0 +h लगाएंगे, तो ये प्लस का h², यहाँ पर h रहेगा। दोनों कंडीशन सेम आ रही है, चेंज भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जगह पर लेफ्ट और राइट के लिए ये चीज आपको निकालना
कंपलसरी है, ये मैंने पहले ही निकाल दिया है, ठीक है। अब RHD एट x इक्वल टू 0, RHD का फॉर्मूला ये लग जाता है f डैश 0, ये 0 तो पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है, और ये कहलाता है h, नहीं ये तो होगा 0, ये होगा h, तो 0 प्लस h, a प्लस h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया है, अगर हम पीछे की वापस जाएं तो यहाँ पर a की जगह आपको 0 यूज करना है, और ये देखो a आ रहा है ना, a तो पॉइंट हो गया और ये h हो गया, ये तो 0 रहेगा, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट रखना है, यहाँ पॉइंट रखना है, यहाँ पॉइंट रखना है, यही फॉर्मूला सेम लगा रखा है मैंने। आप देखो यहाँ पर 0 प्लस h, यहाँ पर 0, मतलब a की जगह 0 लगाया गया है। इसमें आप 0 प्लस h की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रख दी, ये रहा 0 प्लस h की वैल्यू, ये देखो ये रही। उसके बाद f0 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, h से h को कैंसिल करेंगे, ये h बचेगा, यहाँ cos 1/h होगा। इस लिमिट को अलग करेंगे, इस लिमिट को अलग करेंगे, ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है, ठीक है। तो h हो जाएगा cos 1/h, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आपके 0 होगी, और इसका जो वैल्यू है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, sin 1/h और cos 1/h अगर हो और h की लिमिट 0 हो तो ये एक ऑसिलेटिंग नंबर होता है -1 के और +1 के बिटवीन, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो, जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 0। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेना है, तो लेफ्ट में यहाँ पर 0 हो जाएगा, बस यहाँ दोनों जगह पे -h माइनस से जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ -h, यहाँ पर -h दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और इसकी वैल्यू 0 है, s से s को कैंसिल करेंगे तो -h, और इस लिमिट को मैं सेपरेट करूंगा, इसकी वैल्यू अगेन 0 इफ वी अप्लाइंग द लिमिट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू वापस से ऑसिलेटिंग नंबर होगा। सेम चीज है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा। ओवरऑल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम एंड इज इक्वल टू 0, दोनों के दोनों सेम है और इक्वल टू 0 है। दैट मीन LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, right hand derivative at x equal to 0 is equal to 0, and both are equal. It means fx is differentiable at x equal to 0 and f dash 0. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं और इजीली अब इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, और इस पर बेस में एक एग्जांपल एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसको लिख लें। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, बिल्कुल इसी वे में करके चलना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, विच विल बी योर लेक्चर नंबर 2 बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ही हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं।